हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और फाइनली मैंने मूवी देख ली है। बहुत सारी नेगेटिव बातें और जजमेंट सुनने के बाद भी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। देखिए, अगर आप एमसीयू को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं या अगर आप रिसेंट भी उसके फ़ैन बने हैं, अभी आपने सारी चीज़ें देखी हैं और एंटमैन 1 एंटमैन 2 देख रखी है, तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। साथ ही साथ जो एवेंजर्स की आगे आने वाली मूवी है एवेंजर कैंग डायनेस्टी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकी में जो आपने एंड में अगर सीरीज़ देखी है और एंड में ही हु रिमेन्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट मूवी है। फेज़ 5 का स्टार्टिंग जो मूवी इससे हो रहा है, फेज़ 5 की जो स्टार्टिंग इस मूवी से हो रही है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखती है। अब ये तो हो गई कि इसकी पोजीशन क्या है एग्जैक्टली। अब पूरी मूवी आपको क्या इतनी बोर कर देगी और या इतनी लंबी है कि आपको मूवी में बीच में ही उठकर जाना पड़ेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस मूवी ने एंटरटेन किया है। हाँ, इस बात को मैं मानती हूँ कि एंड में जाते जाते जिस अच्छे ट्रैक पे सारी चीज़ें चल रही थी और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मर्ज की जा सकती थी, वो स्कैटर्ड हो गई हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इस मूवी को बिल्कुल कैंसिल कर दें और इतनी ज़्यादा बुराई करने लगे कि लोग देखने ही ना जाएँ। एमसीयू के फैंस को तो फॉर श्योर जाना चाहिए। बाकी देखिए, एज अ स्टैंड अलोन मूवी मैं इसको मोर देन एवरेज ही कहूँगी। बाकी जो चीज़ों से जैसे मैंने बताया है कनेक्टेड है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले तो करती ही है। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की इस मूवी को लेकर। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो शिकायतों में आती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं इसकी। बाकी एंड ऑफ द जो वीडियो है मैं उसमें स्पॉयलर्स की बात भी करूँगी। तो अगर आप मूवी नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर उसके बाद चले जाइएगा। उस सेक्शन जो रिव्यू वाला है वो कंप्लीट हो जाए, आप चले जाइएगा, स्पॉयलर्स मत सुनिएगा। और अगर आप मूवी देख चुके हैं और जानना चाहते हैं, मेरे तरह ही आपके अंदर वो क्वेश्चंस आए थे और डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो आप स्पॉइलर सेक्शन को भी देखिएगा प्लीज़। तो बात करते हैं पहले रिव्यू की। देखिए, यहाँ पर जब मैं फ़र्स्ट हाफ़ ऑफ द मूवी देख रही थी और मुझे ये मूवी पसंद आ रही थी, स्टिल फ़र्स्ट हाफ़ में भी हल्का हल्का कहीं पर जो इमोशनल कनेक्ट होता है, जो कैसी और स्कॉट में है या पूरी फैमिली में जो इमोशनल बातें हो रही होती हैं, वो कहीं मिसिंग है। स्टिल कहानी इंटरेस्टिंगली चल रही है सारी चीज़ें, और जब क्वांटम रेल्म वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है तब तो बहुत अच्छा लगने लगता है। दो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ड्यून की, अवतार की और मैन इन ब्लैक की याद दिलाएंगी। स्टिल जो क्रीचर्स दिखाए जा रहे हैं वो इतने प्लेजेंट हैं और नए तरीके के हैं कि आपको अच्छा लगेगा देखने में। स्पेक्टिकल जो पूरा क्रिएट किया जाता है, जो जॉर्डन पील अपनी मूवी में करते हैं, एग्जैक्टली अवतार वाली कहीं कहीं पर आपको फीलिंग आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें बहुत प्लेजेंट हैं। देखिए, जो कलर पैलेट चूज़ किया गया है वो बहुत डार्क है, और क्योंकि मैं ग्लासेस लगाती हूँ तो मुझे मेरी आइज़ को सेट होने में टाइम लगा 10 मिनट तक कि इतना ज़्यादा डार्क दिखा रहे थे। और एंड में एक सनी सीन आता है तो एकदम से उजाला सा आँख में लगने लगता है, तो वो इसका एक ड्रॉबैक मुझे लगा। जो कलर पैलेट है वो बहुत डार्कर है। क्वांटम रेल्म को दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं दिखाना चाहते हैं, स्टिल इतना भी डार्क आप मत करिए। और जो दूसरी चीज़ मिसिंग मुझे लग रही है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो है म्यूज़िक। देखिए, जेम्स गन और जो टाइका वाइटिटी हैं वो इतनी बढ़िया तरीके से अपनी मूवीज़ में म्यूज़िक डालते हैं। चाहे अभी रिसेंट जो ट्रेलर फ्लैश का है उसको देखिए आप, इतना बढ़िया से, और शैज़म का था, उसमें एमिनेम का सॉन्ग था, फ्लैश में भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड म्यूज़िक था। जो यहाँ पर मुझे मिसिंग लग रहा था, वो जो इंटेंसिटी है चीज़ों की वो और बढ़ा देता है उसमें, और कलर ऐड कर देता है एक तरीके से, मज़ा आने लगता है। वो यहाँ पर मिसिंग था, वो होता। कैमरा वर्क के बारे में अगर बात करें तो कैमरा वर्क स्टार्टिंग में ये शेकी कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो शेकी कैमरा वर्क। स्टिल ठीक है। इन्होंने ना जो कैंग है उसको बहुत क्लोजअप से नहीं दिखाया है, जो कि थॉर लव एंड थंडर में क्रिश्चियन बेल को, जो वो गॉड किलर था, उसको दिखाया गया था और वही उसका चार्म था। यहाँ पर कैमरा वर्क की में जो दिखाया जा रहा है उसे कैंग के एक्सप्रेशंस, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप उनकी एक्टिंग डिवोशन में देखिए। लोकी में आपने ही हु रिमेन्स में देखा ही है कितने ज़्यादा कैजुअल वे में प्रेजेंट किया था उन्होंने अपने आप को। अभी क्रीड का ट्रेलर आया है उसमें देखिए, तो बहुत अच्छी एक्टिंग ऑलरेडी करते हैं, तो उनका क्लोजअप लेने से क्यों इतना डर है? आप लीजिए क्लोजअप। वो यहाँ पर मिसिंग लग रहा था, जो थोड़ा सा फिर से इंटेंसिटी कम कर देता है मूवी की। और यहाँ पर ना फर्स्ट हाफ में इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स ऐड कर दिए थे, जो कि मुझे लग रहा था एंड में सारे यूज़ आ जाएंगे, और वैसा कुछ हो नहीं पाया। इन्होंने ना सब कैरेक्टर्स का अलग अलग जगह पर ट्रैक सेट कर दिया और उसको मर्ज कर नहीं पाया, और एंड में ऐसा लग रहा था सब कुछ गुड़ गोबर हो गया है। देखिए, यहाँ पे जो इवेंजेलिन लिली है वो मुझे बहुत ब्लैंड लगी है। बीइंग वास्प, उनकी इतनी पावरफुल प्रेजेंस नहीं है, और ऐसा नहीं होता है कि वो स्क्रीन पर आए उनको देखने का मन हो रहा है। दूसरा, कैसी के साथ प्रॉब्लम है, वो जो डॉटर बनी है स्कॉट की और ये भाई एंटमैन की, वो उस लग नहीं
नहीं रही है, उनकी जो बॉन्डिंग है वो फादर के साथ मुझे उतनी डीप लग नहीं रही है। और वो जब बातें करती हैं या शिकायत कर रही हैं, कुछ बोलती हैं, तो वो जो इन डेप्थ फादरली फिगर के साथ फीलिंग आती है, फादर डॉटर बॉन्ड होता है, वो मुझे फील नहीं हो रहा है। देन अगर पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कैंग द कनकरर इज़ द सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस मूवी का है, और जॉनथन मेजर्स ने उसको बखूबी निभाया है। और एंटमैन को इन्होंने कहीं साइडलाइन करके कैंग को ही दिखाया है। सेकंड एक्ट तो पूरा कैंग को ही डिवोटेड था मूवी का, और उसमें एक सेक्शन भी है जिसमें कैंग अपनी शिप को बना रहा है जैनेट के साथ। वो मेरा फेवरेट सेक्शन है पूरी मूवी का, वन ऑफ द फेवरेट मैं कहूँगी। और मैं चाहती थी अगर सारी मूवी इसी लेवल की होती तो बहुत अच्छा होता। स्टिल ठीक है, वो सेक्शन अच्छा था, बहुत था। देन जो दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है वो इसकी थीम है। स्टार्टिंग इन्होंने करी थी कि जो जैनेट हैं वो होप के साथ और कैसी के साथ स्कॉट जो अपने साल नहीं बिता पाए हैं क्वांटम रेल्म में फंसने की वजह से, उसको याद करते हैं, रिग्रेट करते हैं, टाइम की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, फैमिली की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से करिए, लेकिन वो चीज़ कहीं आगे खो जाती है और उसको एंड में तो बिल्कुल भी नहीं वो दिखा पाते हैं सही से। स्टिल हार्ट जो था वो अच्छा था, स्टार्टिंग अच्छी की थी। देन जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि साइंस की जो कटिंग एज चीज़ें हैं इस समय चल रही हैं, उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है। मे बी जो मॉडॉक बोलता है श्रोडिंगर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट जगता है, और जो लोग थोड़ा साइंस एंथुसियास्ट हैं उनको भी अच्छा लगेगा। देन रेबिलियन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। वहाँ पर जो सारी चीज़ें दिखाई गई थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसको भी एंड तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप देखिएगा वो सेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं बहुत नई नई हैं। सो दीज वर द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस मूवी। अगर अब हम स्पॉयलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मिशेल फाइफर ऑलरेडी क्वांटम रेल्म में जा चुकी हैं, और वो बहुत ज़्यादा डरती हैं, उनको पता है कि वहाँ के कितने डेंजर हैं, लेकिन वो ऑलरेडी एंटमैन को बड़ी खुशी खुशी भेज चुकी हैं। तो लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि क्यों इन्होंने एंटमैन को भेज दिया था। तो यहाँ पर जो है बीकन भेजा जा रहा है, आप किसी से के घर में चुपके से जाएं और या फिर आप घंटी बजाते हुए जाएं, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप चुपके से जाकर आ जाएंगे जैसे एंटमैन को भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर बीकन भेजा जा रहा है, कैंग को पता चल जा रहा है, मॉडॉक को पता चल जाता है, और वो इन लोगों को क्वांटम रेल्म में सक कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताती हैं कि पहले जो एंटमैन गया था, ऐसा नहीं है कि मिशेल फाइफर ने अपनी कोई जैनेट ने दुश्मनी निकाली थी और एंटमैन को भेज दिया था। दूसरी चीज़ ये है कि जो कैंग है कैंकरर, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो लोगों को एक बार में ही ख़त्म कर रहा है। लोग एक ब्लू कलर की लाइट छोड़ता है जिससे लोगों का जो टाइम है वो शायद ख़त्म हो जा रहा है, उनका जो टाइम का चीज़ है वो ख़त्म कर दे रहा है। तो इन लोगों को क्यों नहीं टारगेट कर रहा है, और सारी चीज़ें आर्मी से क्यों करवा रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कैंग इतना ज़्यादा पावरफुल है तो वो आर्मी की हेल्प क्यों ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर उसका टारगेट अपनी शिप को ले जाना है, उसकी कोर को एक्टिवेट करके वो यहाँ से ले जाना चाहता है, बस जाना चाहता है इस रेल्म से, और शायद इसलिए अपना ध्यान उधर उसका डाइवर्टेड है और ज़्यादा उधर लगाना चाहता है, इसलिए आर्मी की हेल्प ले रहा है, ऐसा हो सकता है। देन यहाँ पर जो मॉडॉक बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, उसका जो CGI है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। दैट टू वो कहीं भी रिग्रेट करता शुरू में नहीं दिखता है, और ऑल ऑफ सडन उसका हृदय जो होता ही नहीं है, उसका ब्रेन परिवर्तित हो जाता है कैसी की ही बात से, और वो मदद करने के लिए भी आ जाता है। तो उसका जो कन्वर्जन वाला एंगल है, इतनी ज़्यादा ख़राब इंसान से, बैड गाय से वो गुड गाय इतनी जल्दी ऑल ऑफ सडन बन जाता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत दिक्कत कर रही है। बाकी दो चीज़ें जो यहाँ पर निकल सकती हैं अच्छे खासे स्पिन ऑफ में देखनी चाहूँगी, वो है एक तो मिशेल फाइफर जब जैनेट यहाँ पर रह रही थी क्वांटम रेल्म में तो कैसे रहती थी, उनके कौन से फ्रेंड्स थे, क्या खाती थी, किस तरीके से उन्होंने इतने साल सर्वाइव किया, वो देखना मैं पसंद करूँगी। तो इस पर एक अच्छा खासा स्पिन ऑफ बन सकता है। दूसरा जो मैं देखना चाहूँगी कि वो जो कैंग है उसने क्या कुछ किया हुआ है, वो क्या करके आया है, वो शायद मूवीज़ में दिखाएंगे आगे। वो डायनेस्टी वाली जो मूवीज़ में दिखाएंगे, जो एंट्स आ जाती हैं जो टाइम डायलेशन से उनका वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं, और उनके पास ऐसी वो सेल्फ कॉन्शियस भी हैं और पूरा सूट वगैरह पहनी हैं और ऐसी सारी चीज़ें कर रही हैं और एंड में आके हेल्प भी करती हैं। तो वो कैसे हो पाया, वो मैं स्पिन ऑफ में ज़रूर देखना चाहूँगी। बाकी अगर मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करते हैं तो जो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें बहुत सारे कैंग्स दिखाए गए हैं। 3 मेजर कैंग्स हैं जिनके सामने बाकी सारे बाव कर रहे हैं और ये सबको एड्रेस कर रहे हैं। एक तो रामाटोट फैरो हो जाएगा जो टाइम में ट्रैवल करके पीछे आया है। मेन कैंग 31st सेंचुरी को बिलोंग करता था और वो पीछे इजिप्ट के टाइम चला गया है, फैरो बन गया है। सेकंड हो जाएगा इमॉर्टस और थर्ड है स्कारलेट सेंचुरियन। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो ये रामाटोट है फैरो, ये फैंटास्टिक फोर का विलन बनेगा। जो सेकंड है इमॉर्टस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये शायद मेन गेम प्लानर है। ये द कैंग डायनेस्टी में आएगा बाकी सबको लेकर। और जो थर्ड है स्कारलेट सेंचुरियन, द मार्वल्स आने वाली है, उसका विलन है। और एक ग्रीन कलर का आपको
आपको स्क्रल भी दिखता है जो कैंग है, और वो सीक्रेट इन्वेजन आने वाली है सीरीज़, उसका विलन है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि कैंग डायनेस्टी में एक्समैन को, फैंटास्टिक फोर को और एवेंजर्स को एक साथ मर्ज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको वही जो लोकी की सेकंड सीरीज़ आने वाली है, ऐसा तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है उसमें, और ऐसा लगता है टीज़र सा छोड़ दिया है लोकी की जो सेकंड सीज़न है उसका। यहाँ पर लोकी और ओवन विल्सन यानी लोकी और मोबियस बैठे हुए हैं और देख रहे हैं विक्टर टाइमली को बात करते हुए 1920 में, जिसमें मोबियस ऐसे कहते हैं नहीं ये वो नहीं है, हम जैसे समझ रहे हैं इतना ख़तरनाक ये नहीं लग रहा है, जबकि जो लोकी है उनकी आँखों में वो शक दिख रहा है कि नहीं, पहचान रहे हैं वो कि यही वो है, बस एक इसके ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है सीधेपन का, ये असली खिलाड़ी यही है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है दोनों सीन से। बाकी मुझे मूवी ठीक ठाक लगी है, मैं कहूँ तो मुझे अच्छी ही लगी है। 70-30 में कहूँगी, 30% नहीं अच्छी लगी है, 70% मुझे अच्छी लगी है। इतनी भी बुरी नहीं है कि लोग इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करें इसके अगेंस्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।